स्वागत है आपका जसवंत सिंह सैनी जी, औद्योगिकी राज्य मंत्री हैं आप, और कुबन ब्रजेश सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आप। और सबसे पहला सवाल मेरा जसवंत सिंह सैनी जी से ही रहेगा। औद्योगिकी राज्य मंत्री बहुत अहम किरदार हो जाता है, और जैसा कि हमारा आज का थीम है बिजनेस समिट 2024, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं बतौर मंत्री जो आप फेस करते हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया गया? अगर मैं अब तक की बात करूं, फ्यूचर की भी करेंगे लेकिन इसके बाद अब तक की। मैंने अभी पिछले सत्र में बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बना है। उद्योगपतियों के सामने जो समस्या होती थी, उस समस्या का समाधान बिल्कुल त्वरित गति से हो रहा है। वन विंडो सिस्टम, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल को लाया गया है। किसी भी प्रकार की उनकी उद्योगपति के सामने समस्या होती है तो उसका त्वरित गति से समाधान होता है। और मैंने बताया था कि ये विश्वास उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों को ही नहीं बल्कि दुनिया के उद्योगपतियों को हुआ है कि उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए एक अच्छा स्थान बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पिछली सरकारों में कट्टे तमंचे बनते थे, अवैध शराब की कसीदगी होती थी, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज अच्छी तोपें बनेंगी, लड़ाकू विमान बनेंगे, ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। और ये आज उत्तर प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी है 9.2% की है। उत्तर प्रदेश एक अच्छा गंतव्य स्थान उद्योग के लिए है, और उद्योगपतियों की सारी समस्याओं का समाधान करके ही आज उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी प्रकार से शिक्षा के लिए भी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन मंडल, वन विश्वविद्यालय, यानी हर क्षेत्र के अंदर आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, ये सरकार का लक्ष्य है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम किया गया हो, या फिर विकास का मामला हो, हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और बिजनेस का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 ट्रिलियन का लक्ष्य भी रखा है। और इस बीच क्योंकि कुंवर ब्रजेश सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आप, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट और आकांक्षाओं से भरा डिपार्टमेंट, कैसे देखते हैं आप पब्लिक को और उनकी आकांक्षाओं के ऊपर खरे उतरने के ऊपर क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा, और कैसे कैसे सुझाव लेकर आपके पास पब्लिक आती है और क्या कुछ समस्याएं लेकर आती है? साक्षी जी, आपके पहले सेशन में जनरल वीके सिंह जी जो देश के अंदर मेरे डिपार्टमेंट को देखते हैं, उनका सत्र में मैं उनके प्रश्नों को जो आपके द्वारा किए जा रहे थे उनको मैं सुन रहा था। और जब बात लोक निर्माण विभाग की आती है या सड़क परिवहन मंत्री के रूप में बात करने की आती है, तो चाहे देश हो चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, ये वही उत्तर प्रदेश है। आपने भी गाजियाबाद की चर्चा की थी, मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा करूं, सहारनपुर से चलते थे तो दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे लगते थे। आज ये वही उत्तर प्रदेश है। आप दिल्ली से चलिए और सहारनपुर की अंतिम सीमा पे आप 2 घंटे 32 मिनट पे टच कर जाती हैं। जब भी किसी प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, और जिस प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे हों, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज प्रदेश के अंदर 7 एक्सप्रेसवे पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमने जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें और 3 लिंक एक्सप्रेसवे की हम लोगों ने घोषणा की है। और आपने मेरे देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुना होगा और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य को सुना होगा कि हम घोषणा नहीं करते हैं, जिन कामों की हम घोषणा करते हैं उनका शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उनका उद्घाटन भी हमारे ही नेता करते हैं। ये हमारी सरकार की पहचान है।
ब्रजेश सिंह जी, आपने रोड का जिक्र किया और मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं खुद सहारनपुर से भी ताल्लुकात रखती हूं। मेरे फादर सहारनपुर से हैं और मैं खुद 5 घंटे लगते थे, आप सही कह रहे हैं, और अब 3 घंटे से भी कम के समय में आप हाईवे से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही, जनता के तौर पर आपको बताया। लेकिन इस बीच क्योंकि रोड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका फोकस रहा, कई सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं होती हैं, नक्शे नहीं पास होते हैं, लेकिन फिर भी बनी हुई हैं और लोग रहते भी हैं और एक तरीके से लीगल भी हैं। लेकिन सरकार और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस की लड़ाई में रह जाते हैं, बीच में रोड नहीं बन पाती। देखिए, इसका समाधान क्या है? मैं बताना चाहता हूं आपको सरकार के माध्यम से। फ्री होल्ड लैंड जिसे हम कहते हैं। जी जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2017 से पहले प्रदेश के अंदर मल्टी विंडो सिस्टम था। अब उन सब विंडोज की मैं चर्चा करूंगा तो थोड़ा मेरा जवाब राजनीतिक दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता संभालने के बाद प्रदेश के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ और उस सिंगल विंडो सिस्टम की एक ही केवल प्रायोरिटी है कि हमारे प्रदेश में रहने वाला, चाहे वो किसी भी प्रदेश का वासी हो और हमारे जनपदों में रहने वाला वासी हो, उसकी समस्या का हम निदान करें। जहां तक आपने बात की, मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों को इंटर कोऑर्डिनेशन स्थापित करके, सबके बीच में समन्वय स्थापित करके उन सबका समाधान निकालने का प्रयास किया है। और हमने बड़े विश्वास के साथ हम कहते हैं कि हमने समस्या को समस्या नहीं माना है, हमने समस्या का समाधान दिया और समाधान के लिए संवाद की स्थिति को पैदा किया है। ठीक है। इस बीच जसवंत सिंह जी क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं सर, क्योंकि हमने सहारनपुर का भी जिक्र किया, सहारनपुर काफी हॉट सीट मानी जाती है। इस बीच वोटर्स की बात करें तो राजपूत वोटर्स हुए या मुस्लिम वोटर्स हुए, कड़ी टक्कर इनमें रहती है, हॉट सीट भी है। इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से कौन लड़ता हुआ नजर आ रहा है सहारनपुर से? सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में कमल लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर इस बार निश्चित रूप से कमल खिलेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसलिए कह सकता हूं कि जनता का विश्वास हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी पर पूरा विश्वास है। और जो काम सरकार के द्वारा हुए हैं, जन कल्याण के काम, विकास के काम, देश की सुरक्षा के लिए जो काम किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं। इस देश के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस के निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा, 4 करोड़ लोगों को आवास, निःशुल्क आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिलेगा, 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी, हर घर के अंदर उजाला योजना के माध्यम से, सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली का बल्ब मिलेगा, चलने के लिए अच्छी सड़कें मिलेंगी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, जल कनेक्टिविटी और वायु कनेक्टिविटी देश के अंदर। और सहारनपुर की आपने जिक्र किया है, सहारनपुर एकदम टापू जैसा क्षेत्र था। 3 प्रदेश हरियाणा, उत्तरांचल और हिमाचल की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां चलने के लिए सड़कें नहीं थी। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, आज सहारनपुर को बाईपास, मिनी बाईपास और ग्रीन एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है। और मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में पहले से बना हुआ था, उसको ठीक प्रकार से संचालित किया गया है और वहां के छात्रों को कहीं भागदौड़ न करनी पड़े, इसलिए माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना भी सहारनपुर के अंदर की गई है, विकास के रास्ते पर भी। और एक अच्छी बेहतर व्यवस्था बनाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ, इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सहारनपुर सहित देश के अंदर कमल खिलेगा और कमल ही लड़ेगा। बिल्कुल जसवंत सिंह जी, आप डिपार्टमेंट संभालते हैं, औद्योगिकी मंत्री हैं राज्य से आप। इस बीच योगी सरकार के कार्यकाल की अगर मैं बात करती हूँ, योगी सरकार को बतौर मुख्यमंत्री अगर मैं देखती हूँ या आप देखते हैं, तो पहले कार्यकाल के मुकाबले इस कार्यकाल में कितना डिफरेंस आपके सेक्टर में आपको होता हुआ नजर आया है? 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में यह प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। और अगले जो 2022 से 2027 तक का जो कार्यकाल है, इसमें सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर यह उत्तर प्रदेश अग्रसर है। मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई,
यानी जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके दोनों किनारों पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गए हैं, 7 निर्माण की प्रक्रिया में है और 3 की अभी घोषणा हुई है। मैंने बीड़ा का जिक्र किया था। बुंदेलखंड टाउन सिटी विकसित की जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र वहां डेवलप किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जो प्राप्त हुए हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसका मैंने जिक्र किया था, 10 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उनका शिलान्यास हुआ है। तो बढ़ते हुए भारत का बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है और देश के विकास में ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। उत्तर प्रदेश की छवि आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर 2017 में उत्तर प्रदेश था, आज दूसरे स्थान पर यह उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। ओडीओपी योजना को की सर्वत्र सराहना हुई है और उत्तर प्रदेश में आज डाटा सेंटर, डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, यानी छोटी छोटी दवाइयों के लिए भी जो व्यवस्था, जो बीमार के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती थी उसके लिए विदेशों की ओर ताकना पड़ता था। इस देश के अंदर 2 डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं और हम सब के लिए खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। उत्तर प्रदेश के अंदर टॉय पार्क, उत्तर प्रदेश के अंदर पल्टेड फैक्ट्री, यानी हर प्रकार का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के उत्तर प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है। और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है हमारा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और ये सर्वोत्तम प्रदेश बनकर के उभरेगा, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल, आपने बखूबी बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश और एनसीआर स्पेशली विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। योगी जी का नेतृत्व क्या कुछ रहा है। इस बीच मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी। अतुल गर्ग जी एमएलए हैं गाजियाबाद के, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका, और आपका भी पैनल हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि कुंवर ब्रजेश सिंह जी लगातार हमारे बीच में मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आप संभालते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और 2047 का लक्ष्य काफी गवर्नमेंट ने बड़ा रखा है कि 2047 में विकसित भारत होगा, नारी शक्ति, युवा, गरीब, किसान सबसे आगे होंगे। उस बीच आपका डिपार्टमेंट अब 2024 के चुनावों के बाद में किस दिशा में काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ा टारगेट है और इसको अचीव करना मतलब बहुत मेहनत करना और जनता की एक एक बात सुनना। देखिए साक्षी जी, जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। 2014 से पहले 125 करोड़ देशवासियों ने इतने बड़े ना लक्ष्य देखे थे ना संकल्प लिए थे। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मठता और उनकी कर्तव्य परायणता का ही परिणाम है कि आज देश की जनता ने इतने बड़े संकल्प और इतने बड़े अपने मन के अंदर इतने बड़े संकल्पों को लेकर उनको सपने को सामने साकार होते हुए वो देख रहे हैं। और आपने अभी आपकी थोड़ा सा संशोधित आपको करना चाहूंगा, जसवंत जी की बात पे आपने कहा कि आपने एनसीआर डेवलप होगा। उत्तर प्रदेश के लिए केवल एनसीआर महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हमारे लिए विकसित राष्ट्र का सपना है। और अभी उन्होंने कहा कि हम बुंदेलखंड की भी चर्चा करते हैं, हम पूर्वांचल की भी चर्चा करते हैं, पश्चिमांचल की भी। ये 17 से पहले था कि जब उत्तर प्रदेश का विकास केवल 5 जनपदों में होता था। 17 के बाद उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जनपद अपने आप में स्वयं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। और ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत का ही परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में 17 से पहले केवल 200 करोड़ का एफडीआई आता था, 2022 तक 17 से 2023 तक वो 2300 करोड़ का एफडीआई उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। ये मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। जहां तक आपने मेरे डिपार्टमेंट की बात की, मेरा डिपार्टमेंट और लोक निर्माण विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जब हम किसी भी प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करेंगे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक नीड है वो रोड की होगी। हमने एक्सप्रेसवे डेवलप किए हैं, हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड्स थे हमने उनकी चौड़ाई बढ़ाई है। और जब मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो अभी हमारे से पहले तक अब हमने एक नई योजना लेकर के जो आए हैं कि हम जिस रोड को बनाएंगे उसी रोड पे जो कॉन्ट्रैक्टर उस रोड को बनाएगा, 5 ईयर हमने उससे गारंटी पीरियड में एमओयू साइन किया है, 5 वर्षों तक वही उस रोड की देखभाल भी करेगा। मेरा यह मानना है जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ही पूरा प्रदेश के अंदर अनेकों योजनाएं और अनेकों औद्योगिक निवेश की इकाइयां हमारे यहां आकर के निवेश करेंगी। जब मेरे यहां औद्योगिक निवेश आएगा, मेरे यहां औद्योगिक प्रगति होगी, तो मेरे प्रदेश के अंदर रहने वाले
प्रत्येक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम डेवलप होगी, और जब प्रत्येक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम डेवलप होगी, बढ़ेगी, तो उससे प्रदेश के विकास की दर बढ़ेगी। और हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, यदि इस देश के अंदर 75 वर्षों में पहली बार देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम यदि किसी ने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बिल्कुल, और सड़क ही वो एक मार्ग होता है जो कि जनता तक पहुंचाता है आपको, और उस बीच डेवलपमेंट लगातार जारी है। आप से वार्तालाप हुआ। इस बीच जसवंत सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कल्चर को लेकर। आप खेतों में कटाई बुआई करते हुए देखे गए हैं, और ऐसे तमाम गतिविधियां जो कि किसान करता है, उससे जुड़ाव, उससे लगाव आपका रहा है। ऐसे में इस कल्चर को आप कैसे देखते हैं, और वो जुड़ाव, उस लगाव का क्या कुछ कारण, या एक मैसेज देने के लिए किया जाता है? ये मैसेज देने के लिए नहीं किया जाता। किसानी मेरा शौक है, किसानी मेरा काम है, और अपनी जड़ों से जुड़ा रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। राजनीति मेरा शौक है, राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति, ये पेशा मेरा खेती किसानी है, और राजनीति मेरा सेवा का माध्यम है। यानी राजनीति के माध्यम से भी हम देश की, समाज की सेवा कर सकें। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां सेवा ही संगठन है। तो ये हम सेवा के माध्यम से करते हैं, वो अपने व्यवसाय के रूप में करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। और जब वो जाते हैं प्रयागराज, तो सफाई कर्मियों के पैर धोने का काम करते हैं। जब वो जाते हैं काशी जी, तो वहां मजदूरों के बीच में बैठते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। तो ये हमें संस्कार में मिला है। राजनीति अलग चीज है, राजनीति सेवा का माध्यम है, और वो हमारा काम है। उसे मैं बड़े शौक से करता हूं, केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं करता हूं। अब मेरे साथ आइए, सुबह देखिए 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपने खेत का काम करूंगा, 9 बजे नहा धो करके फिर जनता के बीच में जनता का काम करूंगा। तो आप एक किसान भी हैं और आपको पसंद है काम। इस बीच किसान क्यों नाराज चल रहे हैं? गाजीपुर बॉर्डर पे और शासन प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज बना। हालांकि सरकार ने विंडो ओपन रखी है, बार बार केंद्रीय मंत्री के द्वारा, पीयूष गोयल हो, अनुराग ठाकुर हो, या फिर खुद अर्जुन मुंडा हो, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी किसान नाराज है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद एक किसान की भूमिका को, एक किसान के किरदार को जानते हैं। देखिए, किसान के लिए जितना काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इतना किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान की आमदनी को हम दोगुना करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सोयल हेल्थ कार्ड, यानी किसान को जानकारी होनी चाहिए कि मेरी जमीन का स्वास्थ्य कैसा है, सबकी जमीन की जांच करवाई, अच्छे बीज, अच्छे खाद उपलब्ध करवाए, और बड़ी सब्सिडी दे करके किसान को आगे बढ़ाने का काम किया। और किसान, अभी मोटे अनाज पर उन्होंने कहा ये वर्ष मोटे अनाज के रूप में घोषित किया गया है। दूसरे, किसान को सम्मान निधि, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। यानी हर तरीके से किसान को समृद्ध करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोग नाराज हैं, सरकार उनके साथ लगातार बातचीत कर रही है। मैं फिर कहूंगा, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन अराजकता करने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है ब्रजेश जी, आपसे भी मेरा सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उस बीच क्योंकि जसवंत सिंह जी को जाना है, आगे उनके कार्यक्रम है, और इस बीच आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा। किसानों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, आपके व्यक्तित्व के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, और बतौर जो व्यक्तित्व आप निभाते हैं, आप जानते हैं, समझते हैं किसान की भावना को, और उसके बाद आप ये चीजें कह रहे हैं। तो बतौर मंत्री आप क्या नसीहत देना चाहेंगे उन किसानों को जो कि इस समय प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या आश्वासन और क्या नसीहत, एक किसान होने के नाते, साथ साथ में एक नेता होने के नाते? देख, किसानों की अगर कोई समस्या है, सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। वो सरकार से बातचीत करें, और सरकार और किसान मिलकर के एक दूसरी समस्या का समझ करके उसका समाधान करें। सरकार इसके लिए तैयार है, और मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूंगा कि सरकार के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।
चलिए ठीक है, इसी के बहुत साथ बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार एक बार तालियां हो जाएगी। चर्चा जरूर एक सार्थक चर्चा के तौर पर चलेगी। कि सर मैं आपसे चाहूंगी आप थोड़ा स्टेज पर रहिएगा, क्योंकि जो हमारे भारत 24 परिवार के सदस्य हैं उन्हें हम यहाँ पर आपसे सम्मानित करवाना चाहेंगे। समीर भाटी जी को मैं चाहूंगी सर आप स्टेज पर आइए, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाएं डॉक्टर समीर भाटी जी। तो जोरदार तालियां एक बार हो जाए। ये सभी अपने क्षेत्र में उत्तम सर्वोत्तम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी आप सर ऐसे ही काम करते रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं चाहूंगी अब स्टेज पर बुलाना हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी सर। आप प्लीज सर स्टेज पर आइए। और साथ ही सुमित अवस्थी जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मंत्री जी ने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।